नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं व उनका वर्णन विषय, यानी कि उस रचना के संबंध में किस चीज़ का विवेचन किया गया है। क्योंकि परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं रीतिकाल से संबंधित जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं कि उनका वर्णन विषय क्या रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले नाम आएगा रचना का, फिर बात करेंगे रचनाकार की, फिर उनके वर्ण विषय के संबंध में हम देखेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रीति काल के अंतर्गत कृपाराम जी के संबंध में, जो कृपाराम ने रीति काल में जो रचना लिखी है उसका नाम है हितरंगिणी। कुछ रचनाकार ऐसे हुए जिन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत भी रचनाएं लिखी है और रीति काल के अंतर्गत भी उन्होंने रचनाएं लिखी है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति काल में ही उन्होंने रचनाएं लिखी है या केवल एक ही काल में रचना लिखी है। कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने दो कालों में जो है अपनी रचनाएं लिखी है। उनके अनुसार ही हम उनकी जो रचनाओं के संबंध में विशेषताएं को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो कृपाराम और केशवदास जी ऐसे कवि हुए जिन्होंने भक्ति काल और रीति काल दोनों के अंतर्गत रचनाएं लिखी है। तो देख लेते हैं, बात करते हैं कृपाराम की। तो कृपाराम की जो रचना है हितरंगिणी, हितरंगिणी उनकी रचना 1541 ईस्वी में जो है लिखी गई रचना है। कई बार सन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि जितनी प्रमुख रचनाएं होती हैं उनको क्रम वाइज में लगाने को दे दिया जाता है या सन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हितरंगिणी कृपाराम जी की रचना है। इसका वर्ण विषय रहा है नायिका भेद विवेचन। नायिका भेद विवेचन इन्होंने इस रचना में किया है। और एक रचना का नाम और आता है भाई, आपको जो भी एक दूसरे से मिलती जुलती रचना है आपको साथ साथ रिवाइज कर लेना है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी जो रचना है ये किस विद्वान की है, किस लेखक की है, इस रचना को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप जो इस प्रकार से आप वीडियो को देखते हो तो आप बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपके लाइक और कमेंट से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं कवि नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे केशवदास जी के संबंध में। केशवदास जी की जो रचना है वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। कवि केशवदास जी के संबंध में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है। तो आपको इन सभी रचनाओं को ध्यान रखना है, कौन सी रचना किस सन में लिखी गई। कई बार क्रम वाइज भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कवि प्रिया का जो रचनाकाल रहा है वो 1601 ईस्वी। इसमें जो है काव्य दोष, कवियों के गुण और दोष, अलंकार, बारहमासा आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें केशवदास की दूसरी रचना रसिक प्रिया की, तो 1591 ईस्वी इसका समय रहा। रस एवं नायिका भेद का जो है इसमें विवेचन हमें देखने को मिलता है। वीर देव सिंह चरित्र में जो है ओरछा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल के चरित्र का इसमें हमें वर्णन मिलता है। फिर है बात करें रतन बावनी, जो कि 1607 ईस्वी में रचित रचना है। मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह के वीर उत्सव का इसमें वर्णन दिखाया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका में 1612 ईस्वी की है। कई बार समय पूछा गया है जहांगीर जस चंद्रिका, आपको ध्यान रखना है। तो केशवदास जी की जो जहांगीर जस चंद्रिका है उसमें जहांगीर की प्रास्ति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें पर जो छठी नंबर की रचना है उनकी, वो है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि केशवदास जी की कौन सी रचना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, विज्ञान गीता जो रचना है केशवदास की, इसमें संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय का पद अनुवाद हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें चिंतामणि की। चिंतामणि जो है केशव
दास जी के बाद के जो कवि है कि कई लेखकों ने जो है केशव दास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। तो चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हम देखें तो रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, रामायण, रामाश्वमेघ, छंद विचार पिंगल, ये सभी रचनाएं जो हैं चिंतामणि जी की हैं। इन रचनाओं को आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी आपको ये याद रह पाएंगे, नहीं तो परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाओगे किस लेखक की कौन सी रचना है। इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं हर एक तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ कि आप किसी भी रचना में या किसी भी प्रश्न में आप परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो, तो हम बार बार करने की कोशिश भी करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें रसविलास। चिंतामणि की जो रसविलास रचना है वो 1630 से 1680 के बीच लिखी गई रचना है। तो लगभग सभी रचनाएं उसकी 1630 से 80 के बीच की लिखी जाने वाली रचना है। इसका मतलब ये है बीच बीच में उन रचनाओं में उन्होंने काम किया हुआ है, लिखते ही रहे हैं वे। जिस प्रकार से हम देखें रस विलास की बात करें तो भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी जो रचना है चिंतामणि जी की प्रसिद्ध रचनाएं है। कई बार रस विलास जो रचना है ये भानुदत्त की जो रस तरंगिणी और रसमंजरी जो रचना है उसका अनुवाद किया गया है एक तरह से, मतलब एक तरह से क्या कहे, उसका अनुवाद तो नहीं पूरी तरह से, लेकिन अनुकरण के आधार पर लिखी गई है। जो चिंतामणि ने जो ये रसविलास रचना ली है वो भानुदत्त की जो संस्कृत के लेखक रहे हैं भानुदत्त, उनकी जो ग्रंथ है रसमंजरी और रस तरंगिणी, इनके अनुकरण के आधार पर ही इन्होंने जो है रसविलास की रचना की है, ये माना गया है। उसके बाद बात करें श्रृंगार मंजरी की। चिंतामणि की जो श्रृंगार मंजरी है उसमें नायिका भेद हमें देखने को मिलता है, नायक नायिका भेद हमें देखने को मिलता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कुछ श्रृंगार मंजरी में क्या दिखाया गया है, नायक नायिका भेद का वर्णन ही में हमें मिलता है। उसके बाद बात करें कवि कुल कल्पतरु जो रचना है सर्वांग निरूपण रचना है, यानी काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, अलंकार, छंद, गुण, दोष सभी अंगों का इसमें को दर्शाया गया है। कवि कल्पतरु कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से जो है चिंतामणि की रचना कौन सी रचना सर्वांग निरूपण है, तो कवि कल्पतरु चिंतामणि जी की जो रचना है वो किस प्रकार की है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है ये इनकी सर्वांग निरूपण रचना मानी जाती है कवि कल्पतरु। उसके बाद बात करें रामायण रचना में राम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर है रामाश्वमेघ जो है राम कथा का अश्वमेघ प्रसंग इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर है छंद विचार पिंगल में कृष्ण चरित्र का द्वारा छंद वर्णन इसमें दिखाया गया है। कृष्ण चरित्र द्वारा छंद विचार पिंगल में दिखाया गया है। इस प्रकार से चिंतामणि जी की भी रचनाओं को हमने देख लिया है। आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो कौन कौन सी चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसी प्रकार आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको जो है ये याद रह पाएगी, वरना अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाओगे किस लेखक की कौन सी रचना है। और किसी भी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक से आप याद कर भी लेते हो तो परीक्षा में जो है आप ट्रिक ही याद करते रह जाओगे। इसलिए मैं हार्ड वर्क पर विश्वास करती हूँ कि बार बार तथ्यों के रिवीजन से ही आपको जो है रचनाएं और तथ्य याद रह पाएंगे। इसलिए हम बार बार तथ्यों की रिवाइज करते हुए हमने जो है अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास करने का उद्देश्य बनाया हुआ है। अधिक से अधिक हम प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं अगला जो लेखक है हमारा सुखदेव मिश्र जी के संबंध में हम इनकी रचनाओं के संबंध में देखें तो रस रत्नाकर, रसावरण और व्रत विचार, अध्यात्म प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सुखदेव मिश्र की इतनी इम्पोर्टेंट
नहीं है रचनाएं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, क्या पता परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए या इस लेखक से संबंधित ये नहीं में कोई प्रश्न कोई रचना डाल दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये रचना उस लेखक की है, इनकी नहीं है। तो देख लेते हैं। रस रत्नाकर में रस विवेचन दर्शाया है। रसावर्णन में नवरस वर्णन मिलता है। व्रत विचार और में छंद विवेचन मिलता है। और अध्यात्म प्रकाश में शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन किया गया है। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना में जो है शंकराचार्य के आध्यात्मिक विचारों का विवेचन किया गया है। तो अध्यात्म प्रकाश जो कि सुखदेव मिश्र जी की है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा कवि है वो है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र के संबंध में हम रचनाओं को देखें तो कुलपति मिश्र की केवल 2 ही रचना प्रसिद्ध रही है। वो है एक रस रहस्य और संग्राम सार, जो कि रस रहस्य वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रस रहस्य किसकी रचना है? 1660 से 1700 के बीच इसका लेखन कार्य किया गया। और देख लेते हैं, ये एक सर्वांग निरूपण रचना है रस रहस्य। उसके बाद संग्राम सार जो इनकी रचना है, महाभारत के द्रोण पर्व का पद अनुवाद इसमें हमें देखने को मिलता है। संग्राम सार में कुलपति मिश्र जी की है। तो आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद बात करें आगे। अगले जो कवि है देव कवि जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहे हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं ये देव कवि जी। और इन्होंने 33वें जो है एक संचारी भाव का भी वो है वर्णन किया हुआ है, जो कि 33वां जो संचारी भाव इन्होंने दिया था, छल नामक संचारी भाव। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है छल संचारी भाव जो कि इन्होंने कौन लेकर आए रीतिकाल में, किसका कवि ने, और इसी के आधार पर इन्हें आचार्यता की उपाधि भी मिली हुई है। तो आचार्य कवि कहे जाने वाले रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि आते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले भाव विलास की बात करें तो भाव विलास जो है इनकी रचना 1689 ईस्वी में लिखी गई। इसमें नवरस और सिंह अलंकार विवेचन दर्शाया गया है। देव कवि की जो रचना है भाव विलास, शब्द रसायन और सुख सागर तरंग अष्टायाम, तो इन सभी रचनाओं के संबंध में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचना है सभी। और इनसे संबंधित परीक्षा में कई बार परीक्षण पूछे गए हैं। और सभी रचनाओं के संबंध में हमें इनके वर्णन विषय को समझ लेना है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है थोड़ा बदल चुका है। पहले डायरेक्ट रचना पूछ ली जाती थी कि ये रचना किस कवि की है, ये रचना किस कवि है। आजकल रचनाओं के अंदर से पूछने लगे कि इस रचना में क्या दर्शाया गया है। तो आजकल के तरह जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर ही हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं भाव विलास जो रचना है देव कवि की, तो इसमें नवरस तरंग और अलंकार विवेचन दर्शाया गया है। फिर है शब्द रसायन। शब्द रसायन 1689 से 1767 के बीच में लिखी गई रचना है। ये काव्य रसायन, इसका दूसरा नाम जो है काव्य रसायन भी है। अगर काव्य रसायन परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो भी है देव कवि की। या भी ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द रसायन का दूसरा नाम क्या है, तो काव्य रसायन। इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हो। सॉरी भाई। उसके बाद बात करें हम आगे। काव्य रसायन या शब्द रसायन में काव्य रूप, शब्द शक्ति, रस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण आदि का विवेचन इन रचनाओं में किया गया है। उसके बाद बात करें सुख सागर तरंग की। सुख सागर तरंग जो है 1689 से 1667 के बीच में लिखी गई ये रचना है। नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस के कवि चवैया, इसका इसमें हमें वर्णन मिलता है। उसके बाद बात करें अष्टयाम। अष्टयाम जो रचना है देव कवि की प्रसिद्ध रचना रही है। अष्टयाम, इसमें नायक नायिकाओं के 8 पहर के विलासों का
वर्णन हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको ये बता रखा है कि अष्टयाम रचना कई लेखकों की है। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अष्टयाम रचना किस लेखक की नहीं है। तो नाबा दास की है, रस खान की भी है, देव कवि की भी है। इस प्रकार से आप जिस लेखकों ने अष्टयाम नाम से रचना लिखी है उनको आपको ध्यान रखना है कि किस किस कवि द्वारा अष्टयाम नाम से रचना लिखी गई है। और अष्टयाम रचना में नायक नायिका के जो आठों पैरों के विलासों का वर्णन किया गया है। किसी लेखक ने जो जैसे कि रस खान ने राधा कृष्ण के जो है आठों पैर का वर्णन किया है। एक सेकेंड भाई। और किसी कवि ने राम सीता के आठों पैरों का वर्णन दर्शाया गया है। इसी प्रकार से आप अष्टयाम रचना के संबंध में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मतीराम अगला जो हमारा लेखक है रीतिकाल का। तो मतीराम रीतिबद्ध कवियों में ही शामिल है। मतीराम, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर ये 4 सहोदर भाई माने जाते हैं। तो मतीराम की जब रचनाएं हम देखते तो ललित ललाम इनकी अलंकार विवेचन संबंधी रचना है। रसराज जो है श्रृंगार रस निरूपण किया गया है। मतीराम सतसई में जो है इनकी श्रृंगार रस विषयक दोहा ग्रंथ माना गया है। और अलंकार पच्चीसी का इनका अलंकार विवेचन ग्रंथ है। छंद सार संग्रह में छंद विवेचन है। इस प्रकार से मतीराम की ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी रचना मतीराम जी की है। तो ललित ललाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये किस प्रकार की रचना है। तो मतीराम की ललित ललाम जो है अलंकार विवेचन संबंधी रचना है। रसराज, मतीराम सतसई, अलंकार पच्चीसी का, छंदसार संग्रह या व्रत कौमुदी भी हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो मतीराम के छंदसार संग्रह का दूसरा नाम क्या है या व्रत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगला जो कवि है हमारा तोष कवि। तोष कवि की जो है आपको एक ही रचना देखने को मिलेगी, सुधानिधि। और कई बार ये परीक्षा में पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट रचना है सुधानिधि। 1634 ईस्वी की रचना है। सरव रस निरूपण रचना रही है तोष कवि की। अगला जो कवि है हमारा वो है जसवंत। जसवंत जो कवि है उसकी जो रचनाएं है कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जसवंत किसकी रचना है तो देख लेते हैं। भाषा भूषण जो है जसवंत की रचना है। और अलंकार रस नायिका भेद का विवेचन इसमें किया गया है। ये दूसरी जो है प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में इन्होंने पदानुवाद भी किया है। प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण, ये दोनों रचनाएं जसवंत जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। एक है भाषा भूषण जिसमें कि अलंकार रस और नायिका विवेचन है। तो दूसरी है प्रबोध चंद्रोदय जो कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का जो ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। उसके बाद बात करें सोमनाथ की। सोमनाथ जो कवि रहे हैं, अगले कवि सोमनाथ है। तो सोमनाथ कवि की जो रचनाएं हैं वो है रस पीयूष निधि 1737 ईस्वी की, जो कि सर्वांग निरूपण रचना है। श्रृंगार विलास, श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन इसमें है। सुजान विलास जो कि सिंहासन बत्तीसी का जो वर्णन है। तो इनमें जो है रस पीयूष निधि और सुजान विलास कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। सुजान विलास एक लेखक की रचना और है, वो आपको आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो आपको अगर किसी को पता है सुजान विलास और अन्य किस लेखक की रचना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही आपको जो है आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो अगले जो एक रचना और जो सोमनाथ जी की और अन्य रचना है, एक है पंचाध्यायी जो कि एक प्रबंध काव्य है। माधव विनोद नाटक भी है, इनका नाटक है जो 1752 ईस्वी में लिखा। मालती माधव के आधार पर रचित प्रेम प्रबंध इसमें दिखाया गया है। उसके बाद जो अगला कवि आएगा हमारा सोमनाथ के बाद भिखारी दास। भिखारी दास की जो हम रचनाएं लिखी, तो भिखारी दास जी की सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है अपने आप में।
क्योंकि भिखारी दास एक जो प्रमुख कवि रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत, उनकी सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। तो काव्य निर्णय कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, छंदोपरण पिंगल जो रचना है, और शब्द नाम जो कि एक शब्दकोश है, विष्णु पुराण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देख लेते हैं भिखारी दास जी की रचनाएं के जो वर्ण विषय क्या रहा है। काव्य निर्णय का जो वर्ण विषय है वो है काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, गुण दोष आदि का इसमें विवेचन दर्शाया गया है। उसके बाद रस सारांश में जो है नवरस विवेचन मिलता है। श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका भेद हमें देखने को मिलता है। तो छंद और नव पिंगल में जो है छंद निरूपण ग्रंथ माना गया है। उसके बाद है शब्द नाम कोश, जो इनका है एक शब्दकोश है। उसके बाद जो है विष्णु पुराण, इनकी जो रचना है विष्णु पुराण का अनुवाद दिखाया गया है। एक रचना और है इनकी शतरंज शतीका, जो कि शतरंज खेल संबंधी रचना है। उसके बाद बात करें भूषण कवि की। इन रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज करना है भाई, या फिर आपको शॉर्ट स्क्रीन करके अपने खुद के नोट्स भी तैयार करते हुए जो है इनको याद कर लेना है। भूषण कवि जो है प्रमुख कवि रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत। वीर काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं वीर रस के। तो वीर रस के प्रमुख कवि कौन हुए हैं? भूषण। रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं भूषण जी। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तीनों की तीनों रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। तो शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, जिसमें से शिवाजी की प्रास्ति एवं अलंकार निरूपण किया है, यानी कि शिवाजी के जो वीरता का वर्णन इसमें किया गया है और अलंकार निरूपण रचना है ये। इसमें शिवाजी की इस रचना में शिवा भूषण और शिवा बावनी दोनों रचनाओं में इन्होंने शिवाजी की प्रास्ति का वर्णन किया है। लेकिन जो शिवराज भूषण है ये एक अलंकार निरूपण रचना रही है। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए तो भूषण की कौन सी रचना अलंकार निरूपण है, भूषण नाम से ही आपको जो है ट्रिक आपको पता हो जाएगी कि भूषण अगर शब्द आ गया तो इसमें अलंकार निरूपण है। इस प्रकार से आप एक दो जो है शब्दों की ट्रिक भी यूज कर सकते हो ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। तो देख लेते हैं छत्रसाल दशक भी में जो है इसमें भी अलंकार का विवेचन किया गया है। इसके बाद बात करें आगे, प्रश्न जो हमारा अगला कवि है वो है पद्माकर। हर एक टॉपिक वाइज हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी प्रश्नों को हम करते हुए जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पद्माकर। पद्माकरण जो है पद्माभरण 1810 ईस्वी की रचना है पद्माकर जी की। पद्माकर वैसे तो रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध अंतिम कवि माने जाते हैं। वैसे तो रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि को माना गया है, लेकिन अगर प्रसिद्ध लगा दिया जाए तो प्रसिद्ध अंतिम कवि जो है पद्माकर जी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पद्माभरण इनकी रचना है, अलंकारों का विवेचन किया गया है इसमें। फिर है जगद विनोद। जगद विनोद में जो है नवरस विवेचन व नायिका भेद संबंधी रचना है। फिर है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा जो है संसार की जटिलता और क्षण भंगुरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। फिर है गंगा लहरी। गंगा लहरी में गंगा जी की स्तुति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है राम रसायन। राम रसायन में राम कथा का वर्णन पर आधारित रचना रही है राम रसायन। फिर है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, जो है आश्रयदाता हिम्मत बहादुर की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन हमें इस रचना में मिलता है। फिर है प्रताप शाही। अगली रचना है प्रताप सिंह विरुद्धावली। प्रताप सिंह वीरतावली जो है प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन पद्माकर की किस रचना में मिलता है, तो प्रताप सिंह विरुद्धावली में मिलता है। तो इसी प्रकार से आप एक बार फिर से पद्माकर की रचनाओं को देख सकते हो।
क्योंकि पद्माकर जी की रचनाएं परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है। तो पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और हिम्मत बहादुरावली जो है इनकी वीरता के ओजपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि जिसमें वीरता ओजपूर्ण वर्णन जो है पद्माकर की किस रचना में हमें देखने को मिलता है, वो है हिम्मत बहादुर और विरुदावली रचना के अंतर्गत फिट है प्रताप सिंह विरुदावली। उसके बाद एक बार से हम फिर से इनकी रचनाओं को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो केवल रचनाओं को पढ़ना और वो आगे बढ़ना नहीं है, हमें बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों को याद कर लेना है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अपनी तैयारी को याद करते हुए चलेंगे, पीछे की चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी रचनाएं हमने पढ़ी है जिस भी लेखक की। तो कृपाराम की जो है हित तरंगिणी रचना प्रमुख रही है। उसके बाद है केशवदास जी की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीरदेव सिंह चरित। उसके बाद रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्री का ये रही है केशवदास जी की, और विज्ञान गीता। ये 6 रचनाएं केशवदास जी की प्रसिद्ध रही है। फिर उसके बाद चिंतामणि की रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु और रामायण, रामाश्वमेघ, छंद विचार पिंगल। ये 6 रचनाएं जो है चिंतामणि की प्रसिद्ध रही है। फिर है सुखदेव की जो रचना है वो है रस रत्नाकर और रसावरण जो रचना है। फिर है वर्त विचार और अध्यात्म प्रकाश। ये 4 रचनाएं सुखदेव मिश्र जी की प्रसिद्ध रही है। फिर है कुलपति मिश्र की हमने केवल 2 रचनाओं को ही प्रसिद्ध पढ़ी थी, रस रहस्य और संग्राम सार। फिर है उसके बाद देव कवि की जो रचनाएं हैं आपको पता ही है। देव कवि की जो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग और अष्टयाम, जो ये देव कवि जी की रचनाएं हैं। फिर हमने पढ़ी मतीराम की रचनाएं है ललित ललाम, रसराज, मतीराम, सतसई, अलंकार पच्चीसिका और छंदसार संग्रह। उसके बाद अगर एक प्रश्न और भी बनता है भाई, कई बार परीक्षा में पूछा जाए निम्नलिखित में से सतसई की रचना किन्होंने नहीं की, तो कई लेखकों ने अपनी रचनाओं में जो है अपनी रचना सतसई आधार पर की है, जिसमें 700 से अधिक दोहों का वर्णन 700 से अधिक दोहे लिखी है। तो मतीराम सतसई में जैसे कि बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, कई लेखक ऐसे हुए जिन्होंने सतसई संबंधी रचना लिखी है। तो आपको उनको बिल्कुल माइंड में क्लिक करते हुए चलना है कि किस लेखक द्वारा सतसई रचना लिखी गई है। तो उसके बाद बात करें सुधा निधि जो रचना है वो है तोष कवि की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है सुधा निधि किस लेखक की रचना है। फिर है जसवंत सिंह की जो है भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय दोनों प्रमुख रचनाएं रही है जसवंत सिंह की। उसके बाद बात करें सोमनाथ की रस पीयूष निधि इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। फिर रस विलास, सुजान विलास। उसके बाद बात करें पंचादाई की, तो सुजान विलास नहीं भाई, मैंने जो कमेंट बॉक्स में आपको बताया था सुजान सागर नाम से रचना लिखी है, तो किस लेखक ने लिखी है सुजान सागर नाम से, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और शायद आई थिंक तो एक रचना सुजान विलास नाम से एक और लेखक की है, वो मेरे माइंड में कहीं आ रहा है, तो आपको एक बार से अपनी तरफ से खोज करके दोनों रचनाओं के अन्य इसके अलावा, यानी कि जो लेखक हमने अभी पढ़ा है सोमनाथ जी के अलावा सुजान विलास और सुजान सागर नाम से रचनाएं किस लेखकों ने लिखी है, किन किन लेखकों ने लिखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फिर है भिखारी दास की रचना रही है काव्य निर्णय, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, छंदो प्रणव पिंगल, और फिर है शब्द नाम कोश और विष्णु पुराण। ये सभी रचनाएं जो है भिखारी दास जी की है। और एक रचना और है भिखारी दास जी की शतरंज सती का। उसके बाद जो अगला जो हमारा लेखक है वो है भूषण
भूषण की रचनाएं, ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं रही है और तीनों ही परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये रचना प्रमुख रही है भूषण कवि की। उसके बाद बात करें पद्माकर की, तो पद्माकर की जो रचना है पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली जो रचना है, और प्रताप सिंह विरुद्धावली, जिसमें कि प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमने सभी रचनाओं को जो है कर लिया है। जो प्रमुख कवि रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत, और भी अन्य प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे कि रीति मुक्त धारा के कवि रहे हैं घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, उनसे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित जितनी भी रचनाएं पूछी जाती है तो हम भाग 2 के अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे बचे हुए प्रसिद्ध कवियों के संबंध में, और उनके वर्ण विषय के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।